एक महात्मा जी एक गांव में ढपली बजाकर बहुत सुंदर सुंदर भजन बोलते हुए भिक्षा मांगने के लिए आए। कंधे पर एक बड़ा सा थैला लटकाया हुआ था। जिस घर से जो भी मिलता थैले में डाल लेते। गली के मोड़ पर ही एक घर के आगे वह भजन गा रहे थे। अंदर से कमला नाम की एक साधारण सी महिला दरवाजा खोलकर बाहर आई। कमला को उन संत महात्मा के मुखमंडल पर न जाने क्या दिखाई दिया। पहले तो कमला ने महात्मा जी के चरण स्पर्श किए और फिर हाथ जोड़कर आग्रह पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले आई। महात्मा जी अपनी डपली और थैला जमीन पर रखकर कुर्सी पर बैठ गए। कमला बोली, महात्मा जी, आप भजन बहुत ही सुंदर बोलते हैं। आपका आश्रम कहाँ पर है? महात्मा जी ने कहा, बेटी, संत और पानी चलते रहने चाहिए। हमारे गुरु की आज्ञा है कि कभी रुकना नहीं। एकांत में भजन स्मरण करना और भ्रमण करते समय भजन बोलकर लोगों को जगाना। मेरे साथ दो साथी हैं और वे भी साथ वाले कस्बे में गए हैं। दोपहर को गांव के बाहर मिलेंगे, इकट्ठे होकर खाना खाएंगे और अगले गांव के लिए चल पड़ेंगे। कमला बोली, महात्मा जी, मेरे पति को स्वर्गवास हो चुके 4 साल हो गए हैं। मेरे एक बेटी और एक बेटा है और दोनों ही पढ़ते हैं। मैं गांव वालों के कपड़ों की सिलाई करती हूँ और अपने घर का खर्चा जैसे तैसे चलाती हूँ। बस अब तो यही इच्छा है कि बच्चे अच्छी पढ़ाई करके कमाने योग्य हो जाएं और बेटी की शादी करके सुखी हो जाऊं। कमला बोली, मैं भाग्यशाली हूँ कि आपने मेरी विनती स्वीकार की और मेरे घर में अपने पवित्र चरण डाले और मेरे घर को पवित्र किया। मेरी एक विनती और स्वीकार कीजिए। घर में जो भी रूखा सूखा बना है ग्रहण कीजिए। कमला के आग्रह को स्वीकार करते हुए संत बोले, जा मेरी बच्ची, 2 चपाती और 2 दाल सब्जी बना ले। कमला खाना लेने रसोई में गई। उसने थाली में भोजन परोसकर महात्मा जी के सामने मेज पर रख दिया। महात्मा जी ने उठकर हाथ धोए और कुछ मंत्रों का मुखोच्चारण करते हुए भोजन शुरू किया। भोजन समाप्त किया तभी स्कूल से बच्चे भी आ गए। बच्चों ने महात्मा जी को माथा टेका। महात्मा जी ने खाना समाप्त किया और अपनी ढपली और थैला उठाकर चलने के लिए तैयार हो गए। कमला ने महात्मा जी का आशीर्वाद लिया। महात्मा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटी, हमेशा खुश रहो। कल जिस काम से दिन शुरू करोगी, सारा दिन वही काम करती रहोगी। इतना कहकर महात्मा जी वहाँ से चले गए। कमला ने बच्चों को खाना खिलाया और सिलाई मशीन पर काम करने के लिए बैठ गई। शाम हुई तो काम से उठकर रसोई में जाकर रात का खाना तैयार करने लगी। बेटा अपना स्कूल का काम कर रहा था तो माँ ने बेटे को आवाज़ लगाई और तीनों ने मिलकर खाना खाया, इधर उधर की बातें की। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कमला ने दरवाज़ा खोला तो 6-7 घर दूर रहने वाली सरिता नाम की एक महिला खड़ी हुई थी। राम राम कहने के बाद वह महिला बोली, मुझे कल अपने भाई के घर जाना है। मुझे कोई अच्छा सा सूट का कपड़ा दिखाओ। कमला ने सरिता को सूट का कपड़ा दिखाया। सरिता एक सूट का कपड़ा पसंद करके अलग निकाल कर कमला को पकड़ाते हुए बोली, यह सूट मुझे कल शाम तक सिलकर अवश्य दे देना। कमला के हामी भरने के बाद वह महिला वहाँ से चली गई। सुबह होते ही कमला उठी और हाथ मुंह धोकर सरिता का सूट सिलने के लिए इंच टेप निकालकर कपड़े का नाप लेने लगी। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और यह क्या? कमला हैरान थी। एक सूट में इतने मीटर कपड़ा और कपड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह मापती जा रही थी और कपड़े का ढेर बढ़ता ही जा रहा था। चाहते हुए भी उसके हाथ रुक नहीं रहे थे और उसे रत्ती भर थकावट का अनुभव नहीं हो रहा था। आज बच्चे भी स्कूल नहीं गए थे। दोनों बच्चे कपड़े इकट्ठे करने में लगे हुए थे। शाम तक कपड़े के अंबार लग गए। पास ही शहर में कपड़े के व्यापारी के कानों तक जब यह खबर पहुंची तो वह अपने साथी को लेकर कमला के घर जा पहुंचा। कपड़े को जांचा और अपने साथी से सलाह लेकर सारा कपड़ा खरीद लिया। उसने कमला को इतनी बड़ी रकम का चेक दिया जिससे कमला के बच्चों की पढ़ाई और बेटी की शादी बड़े आराम से हो सकती थी। कमला के पड़ोस में एक अमीर परिवार रहा करता था। उस परिवार में रहने वाली जानकी नामक महिला कमला के घर आकर उसे बधाई देते हुए पूछने लगी, बहन, यह चमत्कार तुमने कैसे किया? कमला बोली, यह तो उन संत महात्मा के आशीर्वाद से संभव हुआ है। मैंने तो अपने घर बुलाकर उनको केवल खाना खिलाया था। जाते जाते उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था कि जो काम सुबह सबसे पहले करोगी, शाम तक वही करती रहोगी। आगे का सब आप लोगों को पता ही है। जानकी रानी अंदर से जलभुन रही थी, लेकिन ऊपर से मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। वह पछता रही थी कि संत तो उसके घर भी आए थे, पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। जानकी रानी ने घर आकर अपने नौकर से कहा कि ढपली वाले महात्मा का पता करो और जहाँ भी मिले उन्हें लेकर घर पे आओ।
नौकर ने पता किया, 2 गांव दूर वह महात्मा मिल गए। रानी की मिन्नतें करने पर वह अगली सुबह नौकर के साथ जानकी रानी के घर पधारे। जानकी बहुत खुश थी। उसने महात्मा जी को अंदर बुलाकर सोफे पर बिठाया और साथ ही स्वयं कुर्सी पर बैठकर नौकर को आदेश दिया, चाय बनाकर लाओ और जल्दी खाना लगाओ। महात्मा जी ने चाय पी, खाना खाया और पलंग पर लेट गए। इधर जानकी रानी को मन ही मन महात्मा जी पर खींच आ रही थी और मन ही मन बड़बड़ाने लगी। चाय भी पी लिया, खाना भी ठूस लिया और टांग पसार कर सो गया। पता नहीं कब जाएगा यहाँ से। महात्मा जी जाने के लिए दरवाजे पर पहुँचे तो उसने कहा, महात्मा जी आप जा रहे हैं, मुझे कोई आशीर्वाद तो देते जाइए। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा आशीर्वाद भी चाहिए? ठीक है, जब तुम सुबह उठोगी तो जो काम पहले करोगी दिन भर वही करती रहोगी। इतना कहकर महात्मा जी वहाँ से चले गए। जानकी रानी जल्दी जल्दी गांव की दुकान से 2 मीटर कपड़ा खरीद कर लेकर आई। घर से इंची टेप लिया और दोनों चीज़ें इकट्ठी अपने पलंग के पास रख लीं, ताकि सुबह सुबह सबसे पहले यही काम करके और ज़्यादा अमीर बन जाए। शाम तो हो चुकी थी, पर उसके हिसाब से रात होने में देर हो रही थी। रात हुई, परिवार के सभी सदस्यों ने खाना खाया और सोने चले गए। कमला ने जैसा बताया था, जानकी रानी को वे दृश्य अभी से नजर आने शुरू हो गए थे। नींद उसकी आंखों में नहीं थी। पता नहीं आधी रात को कब नींद आई। सुबह नौकर दूध लेने गया तो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से जानकी रानी की नींद खुल गई। जल्दी जल्दी कपड़ा और इंच टेप लेकर जमीन पर बैठी ही थी कि छींक आ गई। यह क्या! 1 छींक, 2 छींक, 3 छींक, 4 छींक, 5 छींक आती ही चली गईं। रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। उसका पति भागकर गांव के वैद्य जी को बुलाकर लाया। वैद्य जी भी बड़े हैरान हुए कि यह कैसी बीमारी, कोई दवा आकर दूँ भी तो ये खाएगी कैसे। वैद्य जी ने सिर दबाया, नाक दबाकर देखी, पर छींकें तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। वैद्य जी जानकी रानी के पति से बोले, आप शहर के डॉक्टर के पास लेकर जाएं, शायद वह कोई दवा दे तो बात बन जाए। जानकी रानी जी के पति ने तांगा मंगवाया और शहर के लिए निकल गया। इधर जानकी का छींके मार मार कर बुरा हाल हो रहा था। दोपहर के बाद डॉक्टर को लेकर जानकी रानी का पति घर में दाखिल हुआ। डॉक्टर ने जानकी की नब्ज देखकर कहा, मैं दवा दे देता हूँ, इससे आराम मिल जाएगा। डॉक्टर ने इंजेक्शन सिरिंज में भरा और जानकी की बाजू में लगाने के बाद बैठकर इंतजार करने लगे। पर यह क्या, इंजेक्शन भी बेअसर मालूम हो रहा था। छींकें तो रुक ही नहीं रही थी। अब डॉक्टर ने कहा, मेरी पूरी ज़िंदगी में इस तरह का यह पहला केस है। आप इन्हें मेरे क्लिनिक पर ले जाने की तैयारी कीजिए और वहाँ जाकर मैं इनको दवा लगा कर दूंगा, तब इन्हें आराम मिलेगा। गांव के प्रधान की गाड़ी मंगवा ली गई, परंतु आश्चर्य, गाड़ी में जानकी के बैठते ही उसकी छींकें बंद हो गईं। घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सभी सोच रहे थे कि डॉक्टर के इंजेक्शन ने अपना कमाल कर दिखाया है, पर यह बात तो जानकी जानती थी कि छींकें क्यों और कैसे रुकी हैं। संत महापुरुषों की सेवा करके प्रभु से मिलने का रास्ता मांगे, सांसारिक वस्तुएं आपको अपने आप मिल जाएंगी। दोस्तों, आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।